मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि अगर पति अपने केस में अगर सही से मेहनत करे तो वो अपने मेंटेनेंस के केस को उसी अदालत में खारिज करा सकता है जिस अदालत में उसके विरुद्ध में भरण पोषण राशि अदा करने का आदेश पारित हुआ है। अब वो कैसे, इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में 125 सीआरपीसी के बारे में बताया था, 125 सबसेक्शन 3 के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से एप्लीकेशन मूव की जाती है और कैसे आपत्ति देनी है। मैंने आपको सीआरपीसी 340 के बारे में भी बताया था कि 340 के साथ में आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन लगते हैं और किस तरीके से आपको मूव करना है। मैंने आपको इंटरिम भरण पोषण के बारे में भी बताया, आपको परमानेंट ऑर्डर के बारे में भी बताया। आज हम बात करेंगे कि भरण पोषण का जो आदेश है वो हमें कैसे डिफेंड करना है, किन किन कंडीशंस पे होता है। हालांकि आप लोग हमारे पिछले वीडियो जो हैं उनको खंगालेंगे तो आपको 125 पे बहुत सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग जो हमें आर्थिक मदद करते हैं, जैसे कि मैंने 400 रुपये था पहले, अब 300 रुपये कर दिया है। लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, सब मुझे ही देखना है। और आगरा में भी देखना होता है, औरैया में भी देखना होता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपका पैसा अगर मेरे पास आया है तो आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है, और तब तक सुरक्षित है जब तक कि हम आपसे बात नहीं कर लेते। और एक छोटा सा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं मेरे पास, वो बिना परमिशन के डॉक्यूमेंट्स ना भेजें, क्योंकि बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट्स आते हैं और वो आपस में कोलैप्स हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, और डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आप लोगों को व्यक्तिगत तौर पर अगर हमसे मिलना है तो आप लोग हमसे आगरा में भी मिल सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप आ नहीं पा रहे हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस हमारी मदद कर दीजिए। हम आपके डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और हर चीज़ मोबाइल पे समझना बहुत मुश्किल है। और हम नहीं चाहते कि दूर से कोई भी ऐसा काम किया जाए जिससे कि आप नुकसान के पात्र बन जाएं। लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा है, आप लोगों का ऐसा सहयोग है कि आज दिन तक कभी फेल नहीं हुए। तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा और निवेदन, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कि हमारी जो जानकारी है ना, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये व्यक्तिगत तौर पे जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया है उसके आधार पे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे मामले नहीं चल रहे हैं, हमारे मामले चल रहे हैं, लेकिन आज दिन तक कोई फायदा नहीं हुआ है सामने वाली पार्टी को। और छुपाना किसका, हर दूसरे घर में ये दिक्कतें हो रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम आपसे बात करेंगे, जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपसे बात करेंगे। तो हमने बात करी थी 125 के बारे में, सीआरपीसी के बारे में, जो भरण पोषण पत्नी को देने का जो आदेश पारित किया जाता है न्यायालय से। उसके बाद में एग्जीक्यूशन फाइल किया जाता है 125 सबसेक्शन 3 के तहत में। उसमें हमने बताया था कि जैसे 125 3 के तहत में एग्जीक्यूशन फाइल किया जाता है तो उस पर सम्मन का आदेश किया जाता है। कभी कभार क्या होता है कि वो सम्मन पति को मिल ही नहीं पाता है और रिकवरी वारंट जारी कर दिए जाते हैं। मैंने इसके संबंध में भी वीडियो बनाया है कि रिकवरी वारंट कब जारी किए जा सकते हैं, 128 सीआरपीसी का कब कॉम्प्लायंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 125 सबसेक्शन 3 का किस तरीके से वॉल्यूशन होता है। तो आप 125 सबसेक्शन 3 पढ़ना, उसकी आखिरी वाली लाइन है, उसमें यह कहा जाता है कि अगर सशर्त यदि पति अपनी पत्नी को साथ रहने के लिए तैयार हो, मतलब साथ रखने को तैयार हो, तो मजिस्ट्रेट उस पर विचार कर सकता है कि इसको भरण पोषण देना है या नहीं देना है। लेकिन उसमें एक कंडीशन और है, अगर पति अगर किसी दूसरी महिला के साथ में व्यभिचार में रह रहा है या सेपरेशन में रह रहा है, जुडिशियल सेपरेशन में रह रहा है,
या जानबूझ के अलग कर रहा है, तो फिर वो रिलायबल हो जाता है मेंटेनेंस के लिए। इसी से संबंधित धारा है सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 4, जो कि पत्नी को भरण पोषण पाने का अधिकार देता है, लेकिन तब जब वो महिला यानी पत्नी व्यभिचार में ना हो, किसी पुरुष के साथ में व्यभिचार में ना हो, अपने पति के साथ में जुडिशियल सेपरेशन में ना अलग रह रही हो, बिना किसी कारण के अलग ना रह रही हो, तब। लेकिन जैसे ही आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है और वो मायके में बैठ के मेंटेनेंस का ऑर्डर ले लेती है, उसको मेंटेनेंस मिलने लगता है, इसका साफ मतलब है कि वो नहीं रहना चाहती है, और सेपरेशन में तो ऑलरेडी रह ही रही है, कारण वो स्पष्ट नहीं कर पाती है, तो आप 125(4) के तहत में मूव कर सकते हैं। उसमें सामने वाली पार्टी यानी उस आपकी जो पत्नी है उसको नोटिस जाएगा, उस पर वो कारण बताएगी। और कारण ऐसा नहीं है कि जैसे आपने देखा कि महिलाएं हैं सो कॉज दिखा देती हैं कि नहीं मेरी हत्या हो जाएगी, मुझे मारते पीटते थे, मुझे वो जान का खतरा है, मैं साथ में नहीं हूँ। तो ये जान का खतरा कैसे है, ये प्रूफ करना पड़ेगा फिर उसको। अगर वो प्रूफ कर लेती है तो ठीक है, अगर प्रूफ नहीं कर पाती है और अमूनन नहीं कर पाती है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, 125 सब सेक्शन 5 के तहत में अपने ही आदेश को रद्द करेगा। आप देखना, उस पर पढ़ना। मजिस्ट्रेट के हाथ में अधिकार है, जिस मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया है उसके हाथ में अधिकार है। अगर वो पाते हैं कि गलत तरीके से आदेश कराया गया है, महिला बिना किसी कारण के अलग रह रही है, जुडिशियल सेपरेशन में रह रही है, महिला व्यभिचार में रह रही है, अब बात यह आ जाती है कि कैसे प्रूफ होगा कि व्यभिचार में रह रही है महिला। ये तो क्योंकि एडल्टरी को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है आज तक, लेकिन डिजर्शन को तो परिभाषित किया गया है। जैसे ही मेंटेनेंस वाइफ को मिलने लगता है दूर रह के, तो एक साफ तौर पे डिजर्शन हो गया, जब वो कारण स्पष्ट नहीं कर पा रही है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर सीआरपीसी 125 में अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है, उसको अगर लेके हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो क्या वहां कोई रिलीफ मिलेगा या पति को नुकसान होगा। आप लोग हमारी मदद करो और हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से अपील करता हूँ। धन्यवाद।